जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत इसका 43rd चैप्टर देखने वाले हैं, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। आपकी अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो मयूर मुगरे इस नाम से, और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो शुरू करते हैं। अब देखिए, यूपीएससी बेसिकली क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये क्या है? तो ये एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है। मतलब जिन लोगों को भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करना है उन्हें ये रिक्रूट करती है। और ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब क्या है कि हमारे संविधान में कुछ आर्टिकल दिए हैं जिसके तहत ये जो बॉडी है ये बनाई गई है। अब जो बॉडी होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब क्या होता है कि हमारे संविधान में उसके बारे में बताया जाता है, मतलब किसी आर्टिकल के थ्रू वो जो बॉडी है वो तैयार की जाती है। दूसरी होती है स्टैट्यूटरी बॉडी। अब स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या होता है कि हमारे संविधान में उसका उल्लेख नहीं किया हुआ होता है, लेकिन किसी एक्ट के तहत वो जो बॉडी है वो बनाई जाती है। जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो एक एक्ट के तहत बनाई हुई है और उसका जिक्र जो है हमारे संविधान में नहीं किया हुआ है, इसलिए वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और तीसरी होती है नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर स्टैट्यूटरी बॉडी। जी हाँ, ऐसी भी बॉडी होती है। और वो कौन सी है? तो वो है नीति आयोग। नीति आयोग जो है वो ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब संविधान में भी उसका उल्लेख नहीं किया हुआ है, और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब वो किसी एक्ट के थ्रू भी नहीं बनाई गई है, बल्कि वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो रिलीज होता है उसके थ्रू बनाई जाती है। तो इस तरीके की तीन बॉडीज़ होती है। और जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो एक इंडिपेंडेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि उसके बीच में कोई भी दखलंदाजी नहीं करता है। मतलब अगर आप देखोगे तो यूपीएससी की एग्ज़ाम अगर आप देते हो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो या कोई भी जो एग्ज़ाम यूपीएससी लेती है, तो उसमें मेरिट के बेसिस पर सब कुछ चीज़ें होती है। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, उसमें गवर्नमेंट का अगर हस्तक्षेप होता, तो आपको मंत्री के बेटे बहुत सारे जो आईएएस है वो दिखाई देते। लेकिन वहाँ पर किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होता है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसीलिए वहाँ पर मेरिट के बेसिस पर जो भी सिलेक्शन है वो दिखाई देता है। अभी कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक पार्ट 14 में हमें देखने को मिलता है यूपीएससी के बारे में सब कुछ। और ये जो है, ये आपको आर्टिकल्स वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है पर्टिकुलरली, लेकिन आपको रेंज पता रहना बहुत ज़रूरी है कि 315 से लेकर 323 तक जो यूपीएससी है और जो स्टेट पीएससी है उसके बारे में यहाँ पर बातें होती है। और पार्ट भी पता होना चाहिए, पार्ट 14 में इसके बारे में बात की गई है। और ये जो आर्टिकल्स है ये किसके बारे में बात करते हैं? तो जो कंपोजिशन हो, अपॉइंटमेंट हो, रिमूवल हो, उनके फंक्शंस हो, रोल हो, ये सब चीज़ों के बारे में जो आर्टिकल्स है ये बात करते हैं। तो अब यूपीएससी के बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कंपोजिशन देखने की ज़रूरत है। कंपोजिशन क्या होता है? यूपीएससी जो है एक बॉडी है। अब बॉडी है तो उसका कंपोजिशन रहना बहुत ज़रूरी है। अब कंपोजिशन जो है वो कैसे होता है? तो एक चेयरमैन होते हैं और अलग अलग मेंबर्स होते हैं। अभी कितने मेंबर्स होते हैं तो ये फिक्स नहीं किया हुआ है कि कितने मेंबर्स होते हैं करके, लेकिन एक चेयरमैन होते हैं और अलग अलग मेंबर्स होते हैं, इनके अंडर में मेंबर्स होते हैं। अब ये जो नंबर है कि कितने मेंबर्स रहने चाहिए इंक्लूडिंग चेयरमैन, टोटल बॉडी में कितने लोग रहने चाहिए, तो फिक्स कौन करता है? तो हमारे जो राष्ट्रपति है वो डिटरमाइन करते हैं टाइम टू टाइम। मतलब उन्हें लगता है कि यूपीएससी का जो कारभार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो यहाँ पर मेंबर जो है वो बढ़ा देंगे। अगर उन्हें लगता है कि यूपीएससी का जो कारभार है वो कम हो गया है, मतलब पहले जो 10 लाख लड़के यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देते थे, आज सिर्फ 10,000 लड़के जो है वही सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो यहाँ पर चेयरमैन के साथ एक ही मेंबर दे देंगे। और उन्हें लगता है कि अब 50 लाख लड़के जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है वो दे रहे हैं, या फिर यूपीएससी में जितनी भी एग्जाम्स होती है वो दे रहे हैं, तो यहाँ पर मेंबर्स जो है वो 20-30 कर देंगे। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट जो है वो डिटरमाइन करेंगे कितनों की ज़रूरत है उस हिसाब से। अब यहाँ पर यूजुअली 9 से 11 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन, मतलब चेयरमैन को मिलाकर 9 से 11 मेंबर्स जो है हमें देखने को मिलते हैं यूपीएससी की बॉडी में। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्वालिफिकेशंस क्या दिया हुआ है। अब क्वालिफिकेशंस ये जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए नहीं है। मतलब हम यूपीएससी के साइट पर जाकर क्वालिफिकेशन देखते हैं अलग अलग एग्ज़ाम की, जो एग्ज़ाम हमें देनी है उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, तो क्राइटेरिया में हम बैठते हैं या नहीं। लेकिन जो मेंबर्स है यूपीएससी के, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशंस है, वो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन हो तो आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दे सकते हो, मतलब आप आईएएस बन सकते हो अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो। लेकिन अगर आपको यूपीएससी का चेयरमैन बनना है तो आपके पास क्या रहना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस रहनी चाहिए, ये यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर अमिताभ साहब जो है वो पूछ रहे हैं क्वालिफिकेशंस क्या है, अगर आपको यूपीएससी का मेंबर बनना है या फिर यूपीएससी का चेयरमैन बनना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या है,
तो वहाँ के जो मेंबर है वो जवाब दे रहे हैं कि वो तो बताया ही नहीं है। मतलब हमारे संविधान में उस चीज़ की बात ही नहीं की है कि क्वालिफिकेशंस क्या रहने चाहिए। अगर आपको चेयरमैन बनना है या फिर मेंबर बनना है यूपीएससी का, तो उसके क्वालिफिकेशंस के बारे में कुछ बताया ही नहीं है कि क्या क्वालिफिकेशंस रहने चाहिए करके। मतलब कि एक बॉडी जो आईएएस के क्वालिफिकेशंस अपने साइट पर डालती है, एक बॉडी जो हमें क्वालिफिकेशंस की पूरी लिस्ट देती है कि आपके क्वालिफिकेशंस है तो आप ये एग्ज़ाम दे पाओगे, आप ये एग्ज़ाम दे पाओगे, इतना क्वालिफिकेशन रहना ज़रूरी है, इतना एक्सपीरियंस रहना ज़रूरी है। उनके खुद के मेंबर बनने के लिए, उनके खुद के चेयरमैन बनने के लिए यहाँ पर कोई क्वालिफिकेशन दिया ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर अमिताभ जी बोल रहे हैं कि तालियां बजती रहनी चाहिए। सिर्फ एक ही क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है कि जो हाफ मेंबर रहेंगे, मतलब जितने भी टोटल मेंबर्स हैं, मतलब 9 से 11 जितने भी मेंबर्स हैं, उनमें से हाफ जो मेंबर्स रहेंगे कमीशन में, वो हेल्ड करना चाहिए कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिस या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट में ऑफिस। मतलब एम्प्लॉय रहना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर स्टेट गवर्नमेंट के 10 सालों के लिए, एटलीस्ट फॉर 10 ईयर्स। तब जाकर वो मेंबर जो है या फिर चेयरमैन जो है वो बन सकते हैं। सिर्फ इतना ही एक क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया दिया हुआ है, बाकी कोई भी क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। और जो चेयरमैन है और मेंबर है, उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस जो है वो कौन तय करता है कि उनकी कंडीशन किस तरीके से रहनी चाहिए सर्विस की, तो वो हमारे जो राष्ट्रपति है वो यहाँ पर फिक्स करते हैं कि क्या कंडीशंस रहनी चाहिए उनके सर्विस के लिए। तो यहाँ पर हमने कंपोजिशन के बारे में जो कुछ भी हमने जानना है वो सब हमने यहाँ पर जान लिया है। अब चलते हैं हम आगे। मतलब अगर कोई इंसान मेंबर बन जाता है या फिर अगर कोई इंसान चेयरमैन बन जाता है यूपीएससी का, तो उसके टर्म क्या रहेंगे, कितने सालों तक वो वहाँ पर मेंबर या फिर जो चेयरमैन है वो बना रह सकता है। तो जो चेयरमैन और मेंबर है कमीशन के, वो हेल्ड करते हैं ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 6 ईयर, 6 सालों के लिए, या फिर वो 65 सालों तक जब तक नहीं होते हैं तब तक, जो भी जल्दी होगा। मतलब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं, अगर कोई इंसान है, अगर वो 60 साल का है और वो अगर चेयरमैन बनता है यूपीएससी का, तो वो कितने साल का होने तक यहाँ पर मेंबर बना रह सकता है, तो वो 65 साल का होने तक मेंबर बना रह सकता है। 65 साल का हो जाएगा तो रिटायर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कितने सालों के लिए रहेगा ये, तो सिर्फ 5 सालों के लिए यहाँ पर मेंबर रह सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान है वो 50 साल का है और वो अगर चेयरमैन बनता है यूपीएससी का, तो वो कितने सालों के लिए रहेगा, तो जब तक वो 56 साल का होता है तब तक वो चेयरमैन बना रहेगा। मतलब यहाँ पर कितने सालों के लिए रहेगा, तो 6 सालों के लिए रहेगा। मतलब जो भी जल्दी आता है, क्योंकि यहाँ पर 65 साल तो बहुत लेट आएंगे ना, पहले 6 साल आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो पहले आएगा, मतलब 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे पहले तो वो रिटायर हो जाएगा, या फिर अगर 65 साल कंप्लीट हो जाएंगे पहले तो वो रिटायर हो जाएगा। तो इस तरीके से टर्म जो है वो दी हुई है। उसके बाद जो मेंबर या फिर चेयरमैन होते हैं वो रेसिग्नेशन भी दे सकते हैं प्रेसिडेंट के पास। अगर उन्हें नहीं रहना है, चेयरमैन नहीं रहना है या फिर मेंबर नहीं रहना है, तो रेसिग्नेशन भी दे सकते हैं। किसके पास देंगे, तो प्रेसिडेंट के पास देंगे। और उन्हें रिमूव भी किया जा सकता है। अब रिमूव कौन करेंगे, तो हमारे जो राष्ट्रपति है वो रिमूव कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, तो हमारे राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करते हैं। रिमूव कौन करते हैं, तो हमारे जो राष्ट्रपति है वो रिमूव करते हैं। रेसिग्नेशन किसके पास देते हैं, तो हमारे जो राष्ट्रपति है उनके पास रेसिग्नेशन दिया जाता है। ये मैं इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि जब हम स्टेट पीएससी देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर करते हैं, जो रिमूवल है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। लेकिन यहाँ पर यूपीएससी में अपॉइंटमेंट भी हमारे राष्ट्रपति करते हैं और जो रिमूवल है वो भी राष्ट्रपति करते हैं, और रेसिग्नेशन लेटर जो है वो भी राष्ट्रपति के पास देना पड़ता है। यहाँ पर जो रेसिग्नेशन होता है स्टेट में वो गवर्नर के पास देना होता है। तो इस तरीके से हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अब अगर चेयरमैन जो है वो अवेलेबल नहीं है, चेयरमैन जो है उनकी सीट जो है वैकेंट है, अगर चेयरमैन की किसी वजह से डेथ हो जाती है या फिर वो रेसिग्नेशन दे देते हैं, तो चेयरमैन की जगह तो खाली हो जाएगी। तो किसी न किसी को वहाँ पर चेयरमैन बनाना पड़ेगा, मतलब वहाँ पर एक्टिंग चेयरमैन हमें बनाना पड़ेगा। तो वो कौन बना सकता है, तो वो भी हमारे राष्ट्रपति बना सकते हैं। अब कब बना सकते हैं, जब चेयरमैन को जो ऑफिस है वो वैकेंट हो जाएगा। वैकेंट मतलब क्या है, उनकी डेथ हो जाएगी, सडन डेथ हो जाएगी, या फिर अगर वो रेसिग्नेशन दे देते हैं तो उनकी जगह है वैकेंट हो जाएगी, या फिर चेयरमैन जो है वो अच्छे से अपनी जो ड्यूटी है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं अब्सेंट रहने की वजह से या फिर कुछ और रीज़न की वजह से, तो भी एक्टिंग चेयरमैन जो है वहाँ पर लाए जाते हैं। अब एक्टिंग चेयरमैन कब तक रहेंगे, वो एक्ट कर रहे हैं, तो जब तक न्यू चेयरमैन जो है, रेगुलर चेयरमैन नहीं आ जाते, तब तक ये एक्टिंग चेयरमैन जो है अपना काम करते रहेंगे। अब जो हमने देखा था कि प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति को रिमूव कर सकते हैं, तो रिमूवल प्रोसेस क्या है यहाँ पर, तो रिमूवल प्रोसेस इस तरीके से दी हुई है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो रिमूव कर सकते हैं चेयरमैन को या किसी भी मेंबर को यूपीएससी के इन दी फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। अभी सर्कमस्टांसेस कौन कौन से हैं, तो 3 यहाँ पर कंडीशंस दी हुई है। अगर 3 कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल हो जाती है तो हमारे जो राष्ट्रपति है वो रिमूव कर सकते हैं चेयरमैन को या किसी भी मेंबर को यूपीएससी के।
पहली कंडीशन क्या है कि अगर कोई इंसान दिवाला घोषित कर दिया जाता है, मतलब वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैंक करप्ट हो जाता है, तो ऐसे इंसान को प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव कर सकते हैं एज अ चेयरमैन या फिर एज अ मेंबर। या फिर अगर वो इंसान एंगेज होता है उनकी टर्म ऑफ ऑफिस में, मतलब जब भी वो ऑफिस में है, चेयरमैन है या फिर मेंबर है, तो उस दौरान किसी और पेड एम्प्लॉयमेंट में भी वो अगर जाते हैं तो उन्हें रिमूव कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के तरफ से। और तीसरी कंडीशन आती है, अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि वो अनफिट है, वो अपना ऑफिस जो है होल्ड नहीं कर पाने वाले हैं, तो उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। तो ये 3 कंडीशन है, आपको पता रहना चाहिए। 3 कंडीशन आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आपको प्रीलिम्स में, मेंस में काम आ सकता है। और ये जो पीडीएफ है जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, जो पीडीएफ आपको दूंगा, तो ये जो पीडीएफ है आपको प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, सभी इसके लिए काम आने वाली है। आप जितने भी जो चैप्टर्स है, पूरे चैप्टर्स पॉलिटी के, वो सारे चैप्टर्स आप एक दिन में रिवाइज कर सकते हो ये पीडीएफ की वजह से। अब और एक कंडीशन निकल कर आती है। ये तो 3 कंडीशन हमने देख ली, लेकिन एक और कंडीशन है, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि मिसबिहेव कर रहे हैं, मिसबिहेव की डेफिनेशन हम आगे देखेंगे, लेकिन उन्हें लगता है कि जो चेयरमैन है या फिर जो मेंबर्स है, अगर वो मिसबिहेव कर रहे हैं, मिसबिहेवियर के वजह से भी राष्ट्रपति उन्हें निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि वो जो केस है वो रेफर करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के पास। ये जो 3 कंडीशन है इसमें रेफर नहीं करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन मिसबिहेवियर की बेसिस पे अगर राष्ट्रपति निकालना चाहते हैं उन्हें, तो सुप्रीम कोर्ट के पास केस रेफर करना पड़ेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर देखेंगे जी हाँ ये मिसबिहेव कर रहे हैं या फिर नहीं, ये मिसबिहेव नहीं कर रहे हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जी हाँ ये मिसबिहेव कर रहे हैं, तो उन्हें निकाल दिया जाएगा। लेकिन जब तक उन पर इंक्वायरी चल रही है, जब तक सुप्रीम कोर्ट जो है वो तहकीकात कर रहे हैं, तब तक प्रेसिडेंट जो है उन्हें सस्पेंड कर सकते हैं। और सस्पेंड में और डिसमिस में फ़र्क होता है। सस्पेंड मतलब कुछ दिनों के लिए करते हैं जब तक उन पर इंक्वायरी होती है, और डिसमिस जो है परमानेंटली किया जाता है, उसके बाद फिर से वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकते। अब मिसबिहेवियर जो है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है किसी कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें गवर्नमेंट का पैसा जो है वो इन्वॉल्व हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो इंटरेस्टेड है और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो मिसबिहेवियर कहलाएगा। और मिसबिहेवियर का केस हमने अभी देख ही लिया है, उसके बेसिस पर कैसे प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस हमने रिमूवल की देख ली है। अब यहाँ पर देखिए, जो चेयरमैन होते हैं और जो मेंबर्स होते हैं, वो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि यूपीएससी जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट बॉडी है मतलब क्या है कि वहाँ पर जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका हस्तक्षेप नहीं होता है, मतलब जो गवर्नमेंट है उनका हस्तक्षेप नहीं होता है। तो ये इंडिपेंडेंस जो है ये कैसे मेंटेन करके रखती है? क्योंकि जो चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं यूपीएससी के, वो रिमूव किए जा सकते हैं बाय द प्रेसिडेंट सिर्फ उसी मैनर में जिस मैनर में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बताया हुआ है। मतलब कि क्या है कि हमारे संविधान में एक प्रोसेस बताई गई है। ऐसा नहीं है कि जब राष्ट्रपति को लगेगा कि नहीं अच्छा काम नहीं कर रहा है तो इसे निकाल दो, तो इस तरीके से नहीं निकाला जा सकता है। उसकी एक प्रोसेस दी हुई है, उसके कुछ रीजंस दिए हुए हैं कि अगर ये रीजन सेटिस्फाई होते हैं तो ही वो रिमूव किए जा सकते हैं। मतलब यहाँ पर एक इंडिपेंडेंस उन्हें मिला हुआ है। इस वजह से क्या है, एक सिक्योरिटी ऑफ टेनियर उन्हें मिला हुआ है कि हाँ मैं इतना टेनियर तो रहने ही वाला हूँ। अगर मैं गवर्नमेंट मुझे बोल रही है कि इसे अपॉइंट करो, लेकिन अगर उसे अपॉइंट करना एथिकल नहीं है और मैं उसे अपॉइंट नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के अपोज में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मुझे यहाँ से निकाला नहीं जा सकता है, क्योंकि मेरे पास सिक्योरिटी ऑफ टेनियर है। इससे वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन आती है कि यहाँ पर चेयरमैन और अदर जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो कंडीशन ऑफ सर्विस है वो डिटरमाइन की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, और ये डिसएडवांटेज में नहीं जाती है। मतलब कि अगर राष्ट्रपति किसके बोलने पर काम करते हैं? जो गवर्नमेंट है उसके बोलने पर ही काम करते हैं, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके बोलने पर ही काम करते हैं। अब राष्ट्रपति देख रहे हैं कि उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति बोल देंगे कि भैया आप तुम 6 सालों के लिए नहीं, तुम यहाँ पर 2 सालों के लिए ही रहोगे। तो इस तरीके से डिसएडवांटेज, मतलब 6 सालों का जो टेनियर दिया हुआ है, टर्म दिया हुआ है, वो 2 सालों पर नहीं ला सकते। तो ये डिसएडवांटेज नहीं कर सकते। इसके वजह से इंडिपेंडेंटली वो काम कर सकते हैं। और एंटायर जो एक्सपेंसेस होते हैं, भले वो सैलरी हो, अलाउंसेस हो, पेंशन्स हो, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज की जाती है। चार्ज की जाती है मतलब क्या है कि वो वोट नहीं करते हैं उस पर, तो इसलिए इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। उसके बाद चेयरमैन जो होते हैं यूपीएससी के, वो एलिजिबल नहीं होते हैं फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट। मतलब क्या होगा कि अगर कोई चेयरमैन है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर जो शाहरुख खान है, एसआर के है, वो चेयरमैन है यूपीएससी के, तो क्या होगा, उन्हें ये लगेगा कि मैं तो अभी रिटायर हो जाऊंगा 6 सालों में, 6 सालों के बाद रिटायर होने के बाद मैं क्या करूंगा? तो इससे अच्छा है कि गवर्नमेंट जो है, मतलब जो सरकार है, उससे अच्छे कांटेक्ट बना के रखो, वो जिसे बोलते हैं उसे रिक्रूट करो यूपीएससी में। फिर जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो गवर्नमेंट मुझे कहीं ना कहीं और जॉब लगा ही देगी, गवर्नमेंट सेक्टर में लगा ही देगी।
लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ पर एसआर के चेयरमैन हैं तो जब ये रिटायर हो जाएंगे उसके बाद वो कोई भी एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा सकते हैं। मतलब क्या होगा कि गवर्नमेंट उन्हें किसी भी तरीके का फेवर आगे नहीं कर सकती, इसलिए ये गवर्नमेंट को भी फेवर नहीं करेंगे, इसलिए इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। उसी के साथ जो चेयरमैन और बाकी मेंबर्स होते हैं यूपीएससी के, जब उनका फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो जाता है तो एलिजिबल नहीं होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए भी। मतलब एसआर के ये सोचेंगे कि मैं फिर से रीअपॉइंट हो जाऊंगा चेयरमैन के तौर पे ही, क्योंकि और कहीं तो मैं काम नहीं कर सकता हूँ ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, लेकिन चेयरमैन तो फिर से बन सकता हूँ। लेकिन नहीं, ये चेयरमैन भी फिर से नहीं बन सकते, मतलब रीअपॉइंटमेंट भी नहीं हो सकती है। और मेंबर जो होते हैं यूपीएससी के, जब उनका जो टेन्योर है वो ख़त्म हो जाता है, वो एलिजिबल होते हैं अपॉइंटमेंट के लिए एज ए चेयरमैन। मतलब देखिए, जो मेंबर्स है, चेयरमैन जो है उनका तो ख़त्म हो गया, अगर वो चेयरमैन है तो फिर वो तो उनका लास्ट है। लेकिन जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स अगर एक बार उनका टेन्योर खत्म होने लगता है तो वो चेयरमैन जो है वो बन सकते हैं, लेकिन और किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए वो काम नहीं कर सकते। अब यहाँ पर फंक्शंस जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे प्रोमिनेंट जो उनका फंक्शन है कि जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करते हैं। अलग अलग प्रकार की जो एग्ज़ाम होती है उसमें यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है, जिससे आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, तो वो भी यूपीएससी लेती है। उसी के साथ साथ वो असिस्ट करते हैं स्टेट को। अब स्टेट में अगर किसी भी तरीके की कोई स्कीम फॉर्मुलेट करना है, जॉइंट रिक्रूटमेंट करना है, तो कोई भी अगर समस्या आती है स्टेट पीएससी को, तो यहाँ पर यूपीएससी जो है उनकी भी हेल्प करती है। मतलब फॉर एग्जांपल, जहाँ पर स्टेट पीएससी है, अगर वो एक सवाल पूछ रही है यूपीएससी को कि टफ पेपर निकालो या टफेस्ट पेपर निकालो इस बार, तो यूपीएससी जो है वो जवाब देगी कि योर टफेस्ट इज़ योर टफेस्ट, नन ऑफ माई टफेस्ट। तो इस तरीके से यूपीएससी जो है वो स्टेट पीएससी की हेल्प कर सकती है। अब अगर स्टेट गवर्नर बोलते हैं कि ये जो नीड है स्टेट पीएससी की या फिर स्टेट की, ये आप फुलफ़िल कीजिए, तो वो यूपीएससी वो भी फुलफ़िल कर सकती है, सर्व कर सकती है अगर कोई भी नीड है स्टेट को तो। और ये जो है ये चीज़ अप्रूवल चाहिए होती है इसके लिए प्रेसिडेंट के थ्रू, और उसी के साथ ये कंसल्ट की जाती है। मतलब यहाँ पर जो सरकार है वो कंसल्ट करेगी यूपीएससी को, मतलब जो मेथड्स होती है रिक्रूटमेंट की सिविल सर्विसेज या फिर सिविल पोस्ट के लिए। उसके बाद जो अपॉइंटमेंट्स होती है उसके लिए जो मेथड फॉलो करनी पड़ती है यहाँ पर सिविल सर्विसेज के लिए, या फिर कोई भी प्रमोशन हो या फिर ट्रांसफ़र हो, तो इस केस में भी जो यूपीएससी है उसे कंसल्ट किया जा सकता है सरकार की तरफ से। फिर सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट आता है फॉर द अपॉइंटमेंट्स टू सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट। उसके बाद प्रमोशंस, ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें जो है यूपीएससी से पूछ सकती है सरकार। और जो भी डिसिप्लिनरी मैटर्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी, जैसे कि सेंश्योर हो गया, उसके बाद विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट हो गया, विथहोल्डिंग ऑफ प्रमोशंस हो गए, रिकवरी ऑफ पिक्यूनरी लॉस हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है इसके लिए भी सरकार जो है वो यूपीएससी को कंसल्ट कर सकती है। उसी के साथ जो रिइंबर्समेंट होता है, लीगल एक्सपेंसेस होते हैं सिविल सर्वेंट के, जो उनकी लीगल प्रोसीडिंग के लिए डिफेंड करने के लिए चाहिए होते हैं, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो भी क्लेम होते हैं अवार्ड का या फिर पेंशन का इन रिस्पेक्ट टू द इंजरीज सस्टेन बाय द पर्सन व्हाइल सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसी के साथ यहाँ पर आता है जो मैटर्स टेम्पररी अपॉइंटमेंट्स होती है, जो एक्सीडिंग 1 ईयर होती है, या फिर रेगुलराइजेशन होता है किसी अपॉइंटमेंट का, तो ये सारी चीज़ें जो है ये सरकार यूपीएससी को पूछ सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बताया था कि अगर गवर्नमेंट यूपीएससी को ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं भी पूछती है, नहीं भी कंसल्ट करती है, तो भी वो इनवैलिड नहीं कहलाएगा। मतलब गवर्नमेंट अगर कोई भी डिसीजन लेती है तो इनवैलिड नहीं कहलाएगी। मतलब यहाँ पर जैसे गवर्नमेंट जो है वो बोल रही है कि तुमने मेरा काम नहीं किया, तुम डिसमिस हो गए हो। अब ये हम हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं, इस तरीके से डिसमिस नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफ़र की अगर बात हो रही है, कोई भी बात हो रही है, तो फिर अगर ट्रांसफ़र कर दी जाती है और यहाँ पर कंसल्ट नहीं किया जाता है यूपीएससी के साथ, तो भी यहाँ पर ये इनवैलिड जो है वो नहीं कहलाएगा, ये वैलिड ही कहलाएगा। मतलब सरकार ऐसे कर सकती है, बिना कंसल्टेशन के वो निर्णय ले सकती है। अब ज्यूरिसडिक्शन जो है यूपीएससी का वो एक्सटेंड किया जा सकता है बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि जो ज्यूरिसडिक्शन है यूपीएससी का वो एक्सटेंड कर सकती है। अब यूपीएससी जो है वो अपनी एनुअल रिपोर्ट किसके पास देती है, तो प्रेसिडेंट के पास देती है। उनका जो भी परफॉर्मेंस है वो सब प्रेसिडेंट के पास देती है, और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, वो रिपोर्ट जो है वो प्लेस करते हैं दोनों पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस है वहाँ पर, अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द केसेस वेयर द एडवाइस ऑफ द कमीशन वॉज नॉट एक्सेप्टेड। मतलब जो कमीशन की एडवाइस है वो एक्सेप्ट क्यों नहीं की गई, क्या रीजंस थे, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर लाई जाती है। अब लिमिटेशंस हम देखने की कोशिश करते हैं, कहाँ कहाँ पर यूपीएससी की लिमिटेशंस आती है। तो जहाँ पर रिजर्वेशंस की बात होती है कि जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसके लिए जो रिजर्वेशन की बात की जाती है, या फिर जो पोस्ट होते हैं इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन, तो वहाँ पर इनकी लिमिटेशन जो है वो आ जाती है, यूपीएससी वहाँ पर काम नहीं कर सकती है। या फिर जो क्लेम्स होते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अपॉइंटमेंट्स के लिए, वो भी यहाँ पर उनके लिए भी पावर नहीं होती यूपीएससी के पास। और उसी के साथ जो सिलेक्शन होता है चेयरमैनशिप और मेंबरशिप ऑफ द कमीशन और ट्रिब्यूनल्स,
या फिर पोस्ट या फिर हायर डिप्लोमेटिक नेचर, ये सब जो होता है, बल्क ऑफ ग्रुप सी या फिर ग्रुप डी सर्विसेज जो होती है, ये सारी चीज़ों के लिए भी यहाँ पर यूपीएससी जो है उसके हाथ में कुछ नहीं होता है, यहाँ पर लिमिटेशंस आती है। या फिर जो टेम्पररी या फिर ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट्स होती है, वहाँ पर भी जो यूपीएससी है उसका हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, उसका जो हाथ है वो नहीं होता है। और यहाँ पर जो राष्ट्रपति होते हैं वो कुछ पोस्ट, सर्विसेज या फिर मैटर जो है वो एक्सक्लूड कर सकते हैं जो प्रीव्यू होता है यूपीएससी का उससे। मतलब अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं तो यूपीएससी के अंडर में कोई चीज़ आती है तो उसे एक्सक्लूड कर सकते हैं कि जी नहीं, अब ये जो चीज़ है वो यूपीएससी के अंडर में नहीं आएगी। लेकिन ये जो भी चीज़ें, जो भी रेगुलेशंस यहाँ पर राष्ट्रपति लाते हैं वो दोनों हाउसेस है पार्लियामेंट के, उसके सामने रखना पड़ता है फॉर एटलीस्ट 14 डेज। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने लिमिटेशंस भी देख लिए। अब रोल क्या है यूपीएससी का, तो एक वॉच डॉग का रोल है मेरिट सिस्टम का। मतलब यहाँ पर जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहे हैं उस पर वॉच डॉग रखो, वो किस तरीके से एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं वो देखो, और फिर मेरिट बेसिस पर प्रॉपरली एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होने चाहिए। रिक्रूटमेंट जो होती है ऑल इंडिया सर्विसेज की, सेंट्रल सर्विसेज की, ग्रुप ए और ग्रुप बी की, उसका रिक्रूटमेंट देखना, उसी के साथ साथ एडवाइस करना गवर्नमेंट को। लेकिन कब? जब गवर्नमेंट कंसल्ट करेगी तब। अब किस चीज़ के लिए? तो प्रमोशन, डिसिप्लिनरी मैटर के लिए। अब जो रोल है यूपीएससी का वो सिर्फ लिमिटेड ही नहीं है, तो यहाँ पर एडवाइजरी भी है। मतलब जो भी ये बोलेंगे वो मैंडेटरी नहीं होता है सरकार के ऊपर कि गवर्नमेंट को ये मानना ही चाहिए, तो मैंडेटरी नहीं होता है। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो उनके जो भी रिकमेंडेशंस होते हैं वो सीधे तरीके से गवर्नमेंट खारिज नहीं कर सकती है। उसके पर्टिकुलर रीजन जो है वो सरकार को यहाँ पर थोड़े बहुत देने पड़ते हैं, लेकिन नहीं भी देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है, यहाँ पर जो भी रिकमेंडेशंस रहेंगे वो मैंडेटरी नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से हमने यूपीएससी के बारे में जो कुछ भी पता करना है वो सब कुछ पता कर लिया है। यही वो बॉडी है जो आपकी यूपीएससी की एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करती है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की। मतलब अगर आपको आईएएस बनना है तो आप जो एग्ज़ाम देते हो यही बॉडी कंडक्ट करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।